Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So today our lecture number is 8, and in our today discussion we are going to read unit number 8, that's poem written by Robert Frost, Stopping by Woods on a Snowy Evening. ठीक है, और इसके साथ साथ जो है हम अपने कंप्रीहेंशन पैराग्राफ जो है उसको भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व किया जाता है। सो फर्स्टली जो है वो हम पोइम को देखेंगे, इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे, वोकेबलरी वगैरह, और उसके साथ एंड पे समरी भी करेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। टाइटल है जी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ठीक है, स्टॉप आपको पता है इसका मतलब होता है ठहरना, टू स्टे, और वुड्स यहाँ पे आम तो वैसे तो वुड्स का मतलब होता है लकड़ियाँ, बट यहाँ पे वुड्स का मतलब जो है वो है जंगलात। स्टॉपिंग बाय वुड्स, जंगलात में ठहरना, ऑन अ स्नोवी इवनिंग, एक सर्द शाम को। ठीक है, एक सर्द शाम के वक्त जंगलात में ठहरना या जंगलात में क़याम। मेरे पास जो बुक है वो मोबाइल में है, आप अपनी बुक्स जो हैं वो ओपन कर लें और हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं जी। Whose woods these are? I think I know. His house is in the village though. Will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. ठीक है, whose का मतलब है WH फैमिली से बिलोंग करता है, इंटरोगेटिव वर्ड है। whose का मतलब होता है किसके हैं। ठीक है, जब स्टार्ट में आ जाए, और अगर इन द मिडल ऑफ सेंटेंस आ जाए तो इसका मतलब होता है जिसके। वुड्स जंगलात, फॉरेस्ट्स। ठीक है, दीज आर ये हैं, आई थिंक मेरा ख्याल है, आई नो मैं जानता हूँ। ठीक है, हिज हाउस उसका घर, इज़ इन द विलेज, विलेज वी नो दैट गाँव को कहते हैं, दो अगरचे। ठीक है, ही विल नॉट सी वो नहीं देखेगा, फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस यूज़ किया गया है। ही विल नॉट सी मी वो मुझे नहीं देखेगा। स्टॉपिंग हेयर, स्टॉप ठहरना, रुकना, टू स्टे क़याम करना। ठीक है, स्टॉपिंग हेयर यहाँ ठहरे हुए। टू वॉच, वॉच का मतलब होता है सी देखना। हिज वुड्स उसके जंगलात को। फिलअप जो कि भरे हुए हैं, क्राउडेड विद स्नो बर्फ़ से। ठीक है जी, इसकी ट्रांसलेशन देखिए। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, ये जंगलात किसके हैं, मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। ठीक है, हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, अगरचे उसका घर जो है वो गांव में है। यहाँ उससे मुराद ओनर की बात हो रही है जो कि जंगल या फॉरेस्ट का है। ठीक है, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वो मुझे यहाँ ठहरे हुए नहीं देखेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, टू वॉच हिज वुड्स उसके जंगलात को देखते हुए, फिल अप विद स्नो कि यहाँ उसके बर्फ़ से लदे हुए या बर्फ़ से ढके हुए जंगलात को देखते हुए वो मुझे नहीं देखेगा। नेक्स्ट स्टैंजे की तरफ बढ़ते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्विर to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. जी, लिटिल छोटा, स्मॉल, हॉर्स घोड़े को कहते हैं। मस्ट थिंक, मस्ट का मतलब होता है ज़रूर, थिंक सोचना। क्वीर का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज। ठीक है, टू स्टॉप ठहरे हुए, विद आउट के बग़ैर, अ फार्म हाउस, फार्म हाउस डेरे को कहते हैं। ठीक है, फार्म हाउस नेयर करीब, बिटवीन के दरमियान, वुड्स एंड फ्रोज़न लेक, वुड्स जंगलात मैंने भी बताया है, एंड फ्रोज़न इट्स द थर्ड फॉर्म ऑफ फ्रीज़। फ्रीज़ का मतलब होता है मुंजमद होना, जमना। फ्रीज़, फ्रोज सेकेंड वन, एंड द थर्ड फॉर्म इज़ फ्रोज़न। ठीक है, फ्रोज़न लेक, लेक झील को कहते हैं। द डार्केस्ट, ये एडजेक्टिव यूज़ किया गया है डार्क, इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। फर्स्ट है डार्क,
कंपैरेटिव डिग्री जो है वो डार्कर है, एंड द थर्ड वन इज़ डार्केस्ट, तारीक तरीन, सबसे ज़्यादा तारीक, ठीक है। द डार्केस्ट इवनिंग, शाम को कहते हैं डस्क, ऑफ द ईयर, साल की। ट्रांसलेशन देखिए, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरा छोटा सा घोड़ा इस बात को अजीब समझेगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, के करीब किसी डेरे पर रुके बगैर। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोज़न लेक, जंगलों और जमी हुई झील के दरमियान, या जंगलों और मुंजमद झील के दरमियान। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जबकि ये साल की सबसे तारीक शाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. ठीक है, he gives वो देता है, his horns, हॉर्न्स एक्चुअली यहाँ पे इसका मतलब जो होता है वो लगाम को कहते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे उन जो लिया गया है उसका मतलब है गले में बंधी हुई, ठीक है, लगाम दी गई, यानी कि उसके गले के साथ अटैच है, बांधी गई है। क्या चीज़ है वो देखते हैं हम। बेल्स, बेल्स का मतलब होता है घंटी बजाना, वो जो साज या घंटी उसके गले में बांधी गई है वो उसको जो है बजा रहा है, जो उसके गले में लगाम के साथ है, बंधी हुई है, अटैच है। शेक क्या करता है, उसको जर्क, हिलाता है उसको, ठीक है। टू आस्क, पूछना, आस्क वी नो इसका मतलब होता है पूछना। इफ़, अगर, देयर इज़ सम मिस्टेक, कि यहाँ कोई गलती है, मिस्टेक गलती को कहते हैं। द ओनली अदर साउंड, जबकि दूसरी वाहिद हवा या सिर्फ जो दूसरी और आवाज़, साउंड आवाज़ को कहते हैं। द स्वीप, एक्चुअली स्वीप जो है ये हमारे पास वर्ब है, इसका मतलब होता है साएं साएं करना, ठीक है, और इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो झाड़ू देने के मीनिंग में आती है। स्वीप झाड़ू देना, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, ठीक है। बट आपको पता है जब झाड़ू दी जाती है तो उसकी साउंड किस तरह से होती है, और ये आमतौर पे जब हवा की आवाज़ जो होती है स्वीप, वो उसको भी साएं साएं कहते हैं, तो इसीलिए ये हवा की आवाज़ जो साएं साएं होती है उसके मीनिंग में लिया गया है स्वीप यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑफ ईजी विंड, ईजी बिल्कुल हल्की फुल्की, आसान। ईजी का वैसे तो मतलब आसान होता है, जबकि पोइम में इसका मीनिंग जो है वो हल्की के मीनिंग में लिया गया है, ठीक है। ऑफ ईजी विंड, बिल्कुल हल्की फुल्की हवा। एंड डाउनी फ्लेक, ठीक है। डाउनी फ्लेक का मतलब होता है, फ्लेक गोले को कहते हैं, छोटा सा टुकड़ा, पीस। एंड डाउनी बर्फ़, डाउनी फ्लेक जो है इसका मतलब है अ स्मॉल पीस ऑफ स्नो, ठीक है, बर्फ़ का छोटा सा एक गोला। ट्रांसलेशन देखिए। ही गिव्स हिज हॉर्न्स बेल्स अ शेक, वो अपने गले में बंधी हुई घंटियों को हिलाता है, ठीक है। टू आस्क इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि क्या कोई गलती है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, दूसरी वाहिद हवा सिर्फ हवा के गुज़रने की है, या दूसरी आवाज़ सिर्फ साएं साएं है, जो कि डेफिनेटली हवा के गुज़रने की वजह से है। ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, ठीक है, मुलायम या हल्की फुल्की हवा और बर्फ़ के गोलों की, ठीक है। और डेफिनेटली जब वो जंगल के पास से गुज़र रहा है तो वो ये कहता है कि उसका घोड़ा जो है वो अपने गले में बंधी हुई घंटियों को हिला के ये पूछ रहा है अपने मालिक से कि क्या कोई गलती है, जबकि वहाँ पे और कोई भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है सिवाय इसके कि हवा की साएं साएं की आवाज़ आ रही है, और उसके साथ क्या है, हल्के फुल्के नरम बर्फ़ के गोलों की, ठीक है। लास्ट देखते हैं स्टैंजा। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। द वुड्स फॉरेस्ट, जंगलात, ठीक है। आर लवली, वी नो दैट लवली का मतलब प्यारा होता है, ठीक है। डार्क, गहरा, तारीक। एंड डीप, और गहरा, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में, आगे तक, ठीक है।
बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, प्रोमिसेस टू कीप वादे को कायम रखना है, वादे को निभाना है, टू फुलफिल प्रॉमिस, ठीक है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने वादे निभाने हैं। एंड माइल्स, माइल्स यहाँ पे माइल की प्लूरल ली गई है मील, ठीक है। एंड माइल्स का मतलब और मीलों, टू गो जाना है, बिफोर आई स्लीप सोने से पहले, ठीक है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों सफ़र करना है। अगेन देखते हैं इसको। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगलात प्यारे गहरे और तारीक हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे वादे निभाने हैं, वादे पूरे करने हैं। एंड गो एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों सफ़र करना है। एंड नेक्स्ट वन इज़ आल्सो एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों सफ़र करना है। ये थी हमारी पोइम, इसको हमने देखा। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। वोकेबलरी आपके सामने लिखी गई है, मैंने बताई भी है। फर्स्टली जो है वो हम समरी कर लेते हैं, आंसर क्वेश्चन जो है वो बाद में देखेंगे। एक्चुअली मैं पहले आपको ये बता दूं कि समरी जो है वो होती क्या है और इसका मकसद क्या होता है, ठीक है। जब भी आप कोई भी चीज़ रीड करते हैं, कोई स्टैंजा हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, या मोस्टली जो है वो पोइट्री में पोइम्स वगैरह जो होती हैं वो आम तौर पे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स लिखी होती हैं, ठीक है। उनमें वर्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ यूज़ की जाती है, और वो अपने एक रिदम में लिखी जाती हैं, पोइट्री के जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखी जाती हैं। उसमें जो कुछ बयान किया जाता है, समरी उसको एक पैराग्राफ की सूरत में लिख के बताई जाती है कि इस पोइम में ये चीज़ बयान की गई है, ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। रूल्स क्या हैं? याद रखिए कि पहली बात जो है, समरी जो है वो आम तौर पे गिवन मटेरियल जो है, या जो पोइम है, या स्टैंजा है, या जो भी आपके पास दिया गया है, उसका नॉर्मली 1/3 होती है, ठीक है। उसको बिल्कुल समराइज़ करके, उसको कंसाइज और प्रेसिस करके लिखा जाता है, शॉर्ट करके लिखा जाता है, ठीक है। नॉर्मली क्या है इसका रूल कि जो आपके पास दिया गया है कोशिश करें कि उसका 1/3, जैसे हमारे पास ये पोइम है तो इसकी समरी लिखते हुए हम इसका 1/3 लेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव 300 वर्ड्स इन अ पोइम, अगर हमारे पास किसी भी पोइम में 300 वर्ड्स हैं तो कोशिश कीजिए कि उसकी समरी में उसको समराइज़ करके 100 वर्ड्स तक ले आइए। और जो पोइम होती है उसमें आपको स्टैंजा वाइज दिया जाता है, जबकि यहाँ हम क्या करते हैं, पैराग्राफ या पैसेज की सूरत में उसको डिस्क्राइब करते हैं या लिखते हैं, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। सेकंड ये है कि हम उसमें जो है ना कंसाइजनेस और उसको प्रेसेस बहुत ज़्यादा करते हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हुई हैं उसको हम स्किप कर देते हैं, और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जो इतनी कोई ख़ास नहीं है उनको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं और स्किप कर देते हैं। जो सिर्फ मेन बात बताई गई है, उस पोइम का जो मरकज़ी चीज़ है, जो उसका थीम है, जो बताया गया है, उसमें पोइट जो है वो बताना चाह रहा है, वो बताना है, हमने बतानी है समरी में, और उसको बिल्कुल प्रेसिस करना है। और इसका जो बेहतरीन तरीका है, आमतौर पे ये कहा जाता है कि आप किसी भी पोइम की एक दफ़ा समरी लिखिए, ठीक है, जो आप उसको रीड कीजिए, आपको समझ आ गई ट्रांसलेशन से, उसको अपने वर्ड्स में लिखिए। आपने लिख ली, अब उसके ऊपर अगेन जो है वो देखिए कि आप उसको मज़ीद शॉर्ट कीजिए, ठीक है। 2 दफ़ा ये स्टेप करें, और उसके बाद जो आपके पास प्रेसिस बिल्कुल कंटेंट आता है या पैराग्राफ की सूरत में आता है, वो आपकी एक्चुअल समरी है, ठीक है। मैंने आपको लिमिट भी बता दी है कि कितनी होनी चाहिए, और उसके बाद कि इसको करना कैसे है। अननेसेसरी गैर ज़रूरी चीज़ें जितनी भी हैं उसको स्किप कर दें, जो चीज़ रिपीटिंग है उनको बार बार ना दोहराएं, एक बात को एक दफ़ा ही बताइए, ठीक है। हमारे पास जो ये पोइम अभी हमने रीड की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरफ से, जो पोइट हैं, उन्होंने ये पोइम लिखी है कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ठीक है, एक सर्द शाम में जंगलात में ठहरना। इसमें वो एक सफ़र की बात कर रहा है कि मैं जो है वो एक तारीक जंगल के पास एक शाम ठहरा, और मैं अपने घोड़े पे था, तो मेरा ये ख्याल था कि ये जंगल जिसका भी है उसको मैं जानता हूँ, और मेरे ख़्याल में वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। हो सकता है कि अगर वो यहाँ मौजूद होता तो वो मुझे रोकता कि भाई आप यहाँ मेरे जंगल में क्यों ठहरे हो, लेकिन मुझे पता है कि वो यहाँ नहीं रहता, वो किसी गाँव में रहता है, सो वो मुझे यहाँ ठहरे हुए नहीं देखेगा। उसके बाद वो ये बताता है कि जब मैं वहाँ पर ठहरता हूँ तो मेरा घोड़ा जो है वो अपनी लगाम के साथ अपने गले में बंधी हुई घंटियों को हिलाकर मुझे ये मैसेज दे रहा है,
मुझसे पूछ रहा है कि हम यहाँ पे क्यों ठहरे हुए हैं, क्या कोई गलती हुई है, जबकि वो ये भी बता रहा है कि यहाँ पे और तो कोई मौजूद नहीं है हमारे अलावा, आप फिर किस लिए ठहर गए हैं। सिर्फ अगर कोई है तो वो हवा की साई साई की आवाज़ है या फिर बर्फ़ के गोलों के गिरने की हल्की फुल्की आवाज़ है, ठीक है। लेकिन मैं जो है ना उसको क्या बताता हूँ कि वो ये भी कि मेरा घोड़ा इस बात को अजीब समझ रहा है और मुझसे पूछ रहा है, तो और मुझे क्या करना है जनाब। वो ये कह रहा है कि उसकी बात ठीक है, मुझे सोने से पहले अभी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना है, ठीक है। और वो साथ में ये भी बता रहा है कि ये जंगलात, इसके ठहरने की वजह वो ये थी कि जंगलात बहुत ज़्यादा खूबसूरत, गहरे और तारीक हैं और इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ देर ठहर गया। सो ये समरी थी इसकी, जो मैंने अपने वर्ड्स में बताई, ये मैंने उसकी ट्रांसलेशन की। अब इसकी समरी की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपने दो चीज़ें जो हैं, जो मेन है वो माइंड में रखनी है। मैंने इसकी ट्रांसलेशन भी करवाई है, इसको अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करके बताया है। मज़ीद मैं आपको थोड़े से हिंट्स दे देता हूँ, बट यू हैव टू राइट योर सेल्फ, ठीक है। ये आपको ख़ुद लिखनी होगी। अब इसके बाद मेरे ख़्याल में वैसे भी कोई तशनीगी नहीं रहती। मज़ीद भी जो है आपने एक इसमें मेन चीज़ याद रखिए समरी लिखते हुए, फर्स्टली जो है आपने पोइट का नेम जो है वो ज़रूर मेंशन करना है एंड इसको आपने मेमोराइज़ रखना है कि जनाब इस पोइम का पोइट कौन है। ये आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है कि दैट पोइम वाज रिटन बाय दैट पर्सन, मतलब किस शख्स से लिखी गई थी वो आपने बताना है। सो पोइट्स का नेम जो है वो आप सब पोइम्स के जो हैं वो याद रखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया अगेन दे देता हूँ इसका। फर्स्टली हम ये बताएंगे द पोइम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोइम लिखी है और उसने क्या बताया है इसमें जनाब। पोइट कैसा है, वो कैप्टिवेटेड बाय नेचर है, जो कुदरती मनाजिर हैं, कुदरत है, उससे बड़ा इम्प्रेसिव है, इम्प्रेस होता है, ठीक है। और बड़ा मशहूर कौन है, वो इन चीज़ों को बड़ा डीपली देखता है, ठीक है। और क्या करता है इसके अलावा, ही इंजॉयज़ द नेचर, ठीक है। वो कुदरत और इन मनाजिर से जो है लुत्फ़अंदोज़ होता है। और इसी तरह से वो एक जंगलात के पास से अपने घोड़े पे गुज़रता है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि जनाब द ओनर ऑफ़ द फॉरेस्ट और द वुड्स, आई थिंक आई नो, मेरा ख़्याल है मैं जानता हूँ उसको, और मेरे यहाँ रुकने से मुझे लगता है कि मुझे कोई इशू नहीं होगा। जो इसका ओनर है वो चूँकि एक गांव में रहता है तो वो यहाँ पे नहीं है, सो मैं इसको विज़िट कर सकता हूँ, मैं इसको देख सकता हूँ, इंजॉय कर सकता हूँ, यहाँ थोड़ी देर ठहर सकता हूँ। एंड उसका हॉर्स जो है वो इस रुकने की वजह से अचानक चौंक जाता है कि हम अचानक इस अनजान जगह पे और जंगल के पास क्यों रुक गए हैं। एंड ही जर्क्स हिज बेल्स दैट आर बीइंग टाइड इन हिज नेक, उसकी जो गर्दन में बंधी हुई हैं उसको हिला के पूछना चाहता है कि इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि यहाँ पे क्या कोई गलती हुई है जो हम ठहरे हैं। यानी कि वो उसकी वजह पूछ रहा है, वाई आर वी गोइंग टू स्टॉप हेयर, हम यहाँ क्यों ठहरने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपने बताना है। और एंड में वो क्या बताता है कि जी ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली आई एम इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, बाय द वुड्स दैट आर डीप डार्क एंड काफ़ी ज़्यादा जो है ना गहरे हैं, तारीक हैं और सर्द हैं। वहाँ पे जो है हल्की फुल्की जो है वो स्नोविंग भी हो रही है। तो वो कहता है कि ऐसा एक्चुअली नहीं है, आई हैव टू ट्रैवल एंड ट्रैवल सो फार, काफ़ी ज़्यादा मुझे सफ़र करना है और बहुत दूर तक जाना है। बिफ़ोर आई गो टू स्लीप, मेरे सोने से पहले। ये समरी थी, आप इसको अपने वर्ड्स में लिखिए और मैंने आपको फुली जो है वो गाइड कर दिया है अब इसके बारे में। नेक्स्ट जो है अब हम इसके आंसर क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, थोड़ा सा वो देखते हैं। इसकी एक्सरसाइज में जो ग्लोसरी दी हुई है वो भी मैंने आपको करवा दी है, वो केबलरी में उसके सिनोनिम्स भी बताए हैं और उसके मीनिंग्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट जो है आप देखिए, ये हमारे पास आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर, मैं बुक में इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। जी फर्स्टली जो है आप ये देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट देखें आप, उसमें कॉलम दिया हुआ है जिसमें वो अपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स की बात कर रहा है। ये बिल्कुल इजी है, आप देखिए कॉलम्स ए और बी देखिए। फर्स्ट में जो है वो विलेज दिया हुआ है, इसका अपोजिट क्या हो सकता है। कॉलम बी में देखिए अपोजिट
विलेज डेफिनेटली सिटी होगा। इसी तरह स्टॉपिंग का मतलब होता है ठहरना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? टू मूव ऑन, टू गो फॉरवर्ड। कॉलम बी में देखें मूविंग लिखा हुआ है, ये इसका होगा। एंड स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ़बारी या बर्फ़ होना, ठीक है। मुंजमद बर्फ़, और बर्फ़ का क्या होगा? वाटर होगा डेफिनेटली, बर्फ़ और पानी। इसी तरह से फ्रोज़न मैंने आपको भी बताया, थर्ड फॉर्म है फ्रीज़ की, मुंजमद होना, इसका क्या होगा? मेल्ट, जो कि पिघली हुई, ठीक है। और डार्केस्ट तारीक तरीन, और इसकी हमारे पास आएगी कॉलम बी से अगर हम देखें तो मेरे पास है ब्राइटेस्ट डेफिनेटली, जो कि साउंड आवाज़, तो इसकी क्या होगी अपोजिट? डेफिनेटली साइलेंस होगी, खामोशी। और डाउनी नरम मुलायम, बिल्कुल सॉफ्ट, इसका अपोजिट डेफिनेटली हार्ड होगा। डीप गहरा, और इसका मतलब शैलो, आप इसका अपोजिट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके ग्रामर के पोर्शन में जो एडजेक्टिव वगैरह और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के दिए हुआ है, ये डेफिनेटली हम अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पोर्शन कवर कर रहे हैं, ये हम उसमें एज़ जो हमारी रूटीन है उसके साथ इस पोर्शन को भी कवर करेंगे, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ जो है अब हम आंसर क्वेश्चन देखते हैं जी। आंसर क्वेश्चन की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। नज़म में मुकर्रर जो है, जो बात करने वाला है वो कौन है? डेफिनेटली द पोइट हिमसेल्फ, ठीक है। शायर जो है वो खुद स्पीकर है इसमें, और वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखिए, whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem। नज़म के पहले स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में शायर जो है वो किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, किस बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है? तो आप फर्स्ट में देखिए, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, वो बताना चाह रहा है कि जनाब ये जंगलात किसके हैं, मेरे ख़्याल में मैं जानता हूँ, और वो शख्स जो है वो एक गांव में रहता है, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ ठहरे हुए नहीं देखेगा। यू कैन राइट दैट द पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट द ओनर ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, वो उसके जंगलात के मालिक के बारे में बता रहा है। एंड ही इज़ सेइंग दैट आई हैव नो फेयर टू स्टॉप हेयर बिकॉज द ओनर ऑफ द वुड्स और द फॉरेस्ट विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, ठीक है, वो मुझे यहाँ ठहरे हुए नहीं देखेगा, सो मुझे यहाँ पे ठहरने में मेरे ख्याल में कोई खौफ नहीं होना चाहिए, इस बात की उसने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उसमें क्या कह रहा है जी। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, वाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, वो शाम की उस तारीक तरीन शाम को साल की उस जंगल के पास क्या कर रहा था, ठीक है, या क्यों ठहर रहा था? बिकॉज ही इज़ इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है, वो कुदरती खूबसूरती से जो है ना काफ़ी ज़्यादा मशहूर कुन है, इम्प्रेस है, मुतासिर है, इसलिए वो वहाँ ठहरना चाह रहा था ताकि वो थोड़ी देर उसको एंजॉय कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर, ठीक है, घोड़ा जो है वो बड़ी बेचैनी से अपनी आगे बढ़ने का, अपने आका के आगे बढ़ने का इंतज़ार क्यों कर रहा था? बिकॉज़ वो ये जानना चाहता था कि हम यहाँ पे क्यों ठहर गए हैं, जबकि घोड़े को कोई वहाँ पे ठहरने की रीज़न या वजह जो है वो समझ नहीं आ रही थी कि हम यहाँ पे क्यों ठहरे हैं। इसलिए वो अपने मालिक से अपनी घंटी बजा के गले की जो उसके साथ बंधी हुई है ये पूछना चाह रहा था कि हम यहाँ क्यों ठहरे हैं। वी शुड मूव फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द स्पीकर इन द पोइम इज़ कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, ठीक है, वाई डजेंट ही स्टॉप फॉर लॉन्ग टू इन्जॉय नेचर्स ब्यूटी। वो कहता है अगरचे पोइट जो है, शायर है, वो जब के कुदरती खूबसूरती से इतना मुतासिर है तो फिर वहाँ पे वो ज़्यादा देर क्यों नहीं ठहरा? बिकॉज ही हैड टू ट्रैवल सो एंड सो फार, उसको काफ़ी ज़्यादा आगे सफ़र करना था। एंड ही, उसमें पोइम्स के लास्ट जो स्टैंजा है उसके लास्ट लाइन में बताया गया है, एंड ही गो टू माइल्स बिफोर ही गोज़ टू स्लीप, सोने से पहले जो है उसको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना था मीलों, इसीलिए वो वहाँ पे नहीं ठहरा, ठीक है। ये हमारी पोइम थी, इसकी हमने ट्रांसलेशन देखी, वोकेबलरी देखी और उसके साथ साथ हमने इसकी समरी देखी। अब हम मूव ऑन करते हैं कंप्रीहेंशन पैराग्राफ की तरफ, ठीक है। कंप्रीहेंशन पैराग्राफ एक्चुअली होते क्या हैं? ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, ठीक है, विद इंग्लिश,
how to understand some passage or content or given paragraph and we in such a way that we can able to answer the questions। ठीक है, ये एक क्रिएटिव एक्टिविटी है कि आप किसी चीज़ को पढ़ें, इंग्लिश के कंटेंट आपको गिवन है, उसको आप रीड कीजिए और उसके बाद उसके आंसर्स जो हैं वो आप दीजिए। मकसद जो है वो अंडरस्टैंडिंग विद इंग्लिश है। ठीक है, और आप जो है किस तरह से उसको समझते हैं, किस तरह से रीड करते हैं। ये आपकी पीटीबी की जो बुक है उसी का सिलेबस में जो है ना आपके उसी में से दिए गए हैं। तो मैं ये इसका फर्स्ट जो है पैराग्राफ स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में से पहले देखते हैं एक, तो उसके बाद अनसॉल्व की तरफ मूव ऑन करेंगे। आपकी पीटीबी की बुक का जो पेज नंबर है वो 32 है। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ गिवन है, सॉल्व्ड है, वो कह रहा है वन डे अ वुल्फ लेफ्ट हंग्री। ठीक है, ही वेंडर्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। ठीक है, वो ये बता रहा है कि जनाब एक भेड़िया था, वो काफ़ी ज़्यादा भूखा था, वो इधर उधर खुराक की तलाश में निकला। एट लास्ट ही सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन अ पास्चर। फिर आखिरकार उसने देखा कि जनाब जो एक रेवड़ है वो चर रहा है एक चरागाह में। ही वांटेड टू ईट वन बट दे वर गार्डेड बाय अ हाउंड। वो चाहता था कि उनमें से किसी एक को खा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि एक शिकारी कुत्ता जो है वो उनकी हिफाजत कर रहा था। द शेफर्ड सन वाज आल्सो टेंडिंग द फ्लॉक विजिलेंटली। ठीक है, उसका बेटा भी उसके साथ था जो कि बड़ी कड़ी नज़र रखे हुआ था उस रेवड़ पर। द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस। फिर उसको लगा कि मैं यहाँ पे जो है बेजार और मददगार हूँ, बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इस सूरत में, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा उसकी निगरानी की जा रही है उस रेवड़ की। एट लास्ट ही हिट अपॉन अ प्लान। फिर उसके जहन में एक तरकीब आई। एंड ही हिड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ अ शीप। फिर उसने एक भेड़ की खाल में अपने आप को छुपाया। सेफली वेंट इनटू द फ्लॉक। और इस तरह से वो रेवड़ में दाखिल हो गया। उसने क्या किया कि डेफिनेटली वो जो भेड़ों का जो रेवड़ चल रहा था उसके जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मैं एक भेड़ की जो है खाल पहन लूँ कहीं से लेके, मैं भी फिर उसी तरह भेड़ लगने लगूंगा और रेवड़ में आसानी से दाखिल हो जाऊंगा। और फिर उसने ऐसा ही किया। द हाउंड कुड नॉट फाइंड आउट द वुल्फ इन डिस्गस्ट। वो उसको जो उनका कुत्ता था वो उसको पहचान नहीं पाया कि जनाब वो कहाँ पे है। ही किल्ड अ शीप एंड एट इट विदाउट बीइंग कॉट। उसने जो है एक भेड़ को अचानक रेवड़ में पकड़ के मारा और उसको खा गया। ठीक है, इन दिस वे, और इस तरह से ही एट अप मैनी शीप एंड देयर नंबर बिगेन टू फॉल एवरी डे। इस तरह से वो जनाब रोज़ाना ऐसे करता कि एक भेड़ की खाल पहनता और रेवड़ में घुस जाता, उनको खा जाता। रिज़ल्ट क्या निकला कि जनाब उनकी तादाद जो है भेड़ों की वो कम होने लगी और किसी को पता भी ना चला। द शेफर्ड वाज ग्रेटली वरीड बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ। जो चरवाहा था, जो रेवड़ का मालिक था, वो बड़ा परेशान हुआ कि जनाब ये रोज़ बरोज़ जो है आए दिन उनकी तादाद जो है वो कम होती जा रही है, लेकिन मैं चोर को नहीं पकड़ सकता। ठीक है, हमने ये पैराग्राफ रीड किया। तरीका ये है, आपके पास पैराग्राफ आए, फर्स्टली जो है आपने पैराग्राफ को एक दफ़ा रीड करना है, गो थ्रू करना है, एक जिसको तायराना नज़र कहते हैं, बर्ड्स व्यू, वो करनी है और उसमें देखना है कि क्या चीज़ बताई गई है। रटलाइजेशन बिल्कुल नहीं है इसमें, आपने सिर्फ ये देखें कि क्या क्या चीज़ मेंशन है। फर्स्टली वो किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या चीज़ बता रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। आपने एक दफ़ा पैराग्राफ रीड किया, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करें कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कहता है व्हाई डिड द वॉल्फ वेंडर अबाउट। ठीक है, जो भेड़िया था वो इधर उधर क्यों घूम रहा था, आवारा क्यों फिर रहा था। ठीक है, अभी हमने पैराग्राफ डेफिनेटली रीड किया हुआ है तो उसको देखिए। अभी हमने उसमें पढ़ा है कि जनाब फर्स्ट देखिए, सेकेंड सेंटेंस में वो ये तो बता रहा है ही वेंटेड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, किस लिए भाग रहा था, खुराक की तलाश में। और क्यों, फर्स्ट में देखिए कि अ वुल्फ फेल्ट हंग्री, उसको भूख लगी हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि ही वाज वेंटिंग इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, वो खुराक की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। इसके जो आंसर्स होते हैं क्वेश्चंस के, इनके वो ज़्यादा इलेबोरेट करके या एक्सटेंड करके नहीं लिखे जाते, बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट, जो बात आपसे पूछी गई है आपने सिर्फ वही बतानी है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट, क्या उसको कोई चीज़ मिली खाने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया है कि जनाब
उसको कुछ भी नहीं मिला। उसी सेंटेंस में देखिए सेकंड में, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, इसमें अरेंजमेंट का भी खास ख्याल रखना है। क्वेश्चंस जो है वो नॉर्मली अरेंजमेंट में ही पूछे जाते हैं। सो अगर आप ये इसका आंसर लिखते हैं कि यस ही फाउंड समथिंग टू ईट, नहीं ऐसा नहीं था, उसको खाने को कुछ नहीं मिला था, वो उसकी एक तरकीब थी, प्लान था, जिसके अकॉर्डिंग वो उसने भेड़ की जो है वो खाल पहनी और फिर उसके बाद उसमें दाखिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए, वाई वाज द वुल्फ हेल्पलेस, वो बेबस क्यों था? बिकॉज उसको कुछ उसने जब देखा कि रेवड़ में तो इतनी सारी जो हैं भेड़ें तो मौजूद हैं, बट उनकी निगरानी जो है वो कौन कर रहा है? एक शिकारी कुत्ता है, और उसके साथ साथ उसके जो मालिक है उसका बेटा भी काफ़ी कड़ी नज़र रखे हुए है, इसलिए उसको लगा कि ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसने अपने आप को हेल्पलेस महसूस किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डिड ही गेट इनटू द फ्लॉक, वो फिर रेवड़ में कैसे दाखिल हुआ? ठीक है, तो ही हिट अपॉन अ प्लान, उसके जहन में एक तरकीब आई। आप सिर्फ ये बताएंगे कि वो कैसे दाखिल हुआ, ठीक है, और उसमें बताया गया है कि जनाब ही हिड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ अ शीप एंड सेफली वेंट इनटू द फ्लॉक, उसने अपने आप को भेड़ की एक खाल में महफूज किया, छुपाया और बड़े महफूज तरीके से फ्लॉक में एंटर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाई वाज द शेफर्ड वरीड, चरवाहा जो है वो मालिक जो है उसका वो क्यों परेशान था? बिकॉज द नंबर ऑफ द शीप्स वाज गोइंग टू फॉल डे बाई डे, कम होती जा रही थी, गिरती जा रही थी रोज़ बरोज़, इसीलिए वो कम था। एंड ही कुड नॉट फाइंड द थीफ, और वो चोर को भी नहीं पहचान सका। डिड ही फाउंड आउट द थीफ, क्या उसने चोर पकड़ लिया था? नो, ही कुड नॉट फाइंड द थीफ, उसने चोर नहीं पकड़ा था। ठीक है, ये हमारे पास थे। ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ था। आप फर्स्टली जो है जैसे ही आपके पास पैराग्राफ आए सुकून से उसको रीड कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आइए। अब आपने पहले पैराग्राफ पढ़ा, आपको आइडिया हो गया पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है और उसमें क्या क्या बताया गया है। उसके बाद आंसर क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चंस एक दफ़ा रीड कीजिए 1 बाय 1। ठीक है, जिनके आंसर्स बिल्कुल ईजी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ आ रहे हैं उनको टिक कीजिए। आफ्टर दैट उसको अगेन रीड कीजिए पैराग्राफ को, और उसमें से 1 बाय 1 जो है उनके आंसर्स निकालिए। ठीक है, इसी तरह पैराग्राफ नंबर 2 देखिए, ऑन अ हॉट समर डे अ फॉक्स फेल्ट वेरी थर्स्टी। ठीक है, गर्मियों के एक सख्त दिन में एक लोमड़ी को जो है वो प्यास लगी। ही वेंट अबाउट इन सर्च ऑफ वाटर बट कुड नॉट फाइंड वाटर, वो पानी की तलाश में निकली इधर उधर लेकिन उसको पानी नहीं मिला। एट लास्ट ही रीच्ड अ वेल एंड पेप्ट इनटू इट, वो एक जो है कुएं में उसको मिला, वो एक कुएं के पास पहुंची और उसमें देखा। अनफॉर्चुनेटली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल, वो बदकिस्मती से उसका पाँव स्लिप हुआ और वो कुएं में जा गिरा। अ गॉट हैपन टू पास बाय द वेल एंड लुक्ड इनटू इट, एक बकरी जो है वो करीब से गुजरी और उसने देखा। व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल, अंकल यहाँ तुम क्या कर रहे हो? द क्यूनिंग फॉक्स रिप्लाइड, क्यूनिंग का मतलब होता है धोखाबाज, कमीनी। ठीक है, तो उस धोखाबाज या फरेबी लोमड़ी ने क्या जवाब दिया? डियर नाइस, प्यारे भतीजे, आई एम इंजॉइंग अ स्विम डाउन हेयर। ठीक है, मैं यहाँ पे जनाब एक तैराकी कर रहा हूँ और स्विमिंग को इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। इट इज़ वेरी प्लेजेंट, ये बड़े खुशगवार है। कम डाउन एंड इंजॉय योर सेल्फ टू, आप भी नीचे आइए और आप भी इसको इंजॉय कीजिए, लुत्फानंदोज़ होइए। द गॉड वाज आल्सो थर्स्टी, शी जम्प्ड इनटू द फेल। डेफिनेटली आपको पता है लोमड़ी एक चालाक और फरेबी जानवर है, तो उसने इस तरह से कि जनाब मैं तो हूँ ही, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और बकरी को भी कुएं के अंदर जो है वो गिरा दिया एक बहाने से। हमने ये रीड कर लिया, इसके क्वेश्चन से देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू द थर्स्टी फॉक्स, उसके साथ क्या हुआ? ठीक है, फॉक्स जो है वो कुएं के करीब गई एंड स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल। हु पास्ड बाय द वेल जस्ट देन, ये आप बता सकते हैं कि कुएं के पास से फिर बाद में कौन गुजरा था। व्हाट डिड द गॉड डू, बकरी ने क्या किया था उससे पूछा था डेफिनेटली, ये आप अपने वर्ड्स में खुद बताएंगे। व्हाट डिड द गॉड से टू द फॉक्स, उसने फिर उसके साथ कन्वर्सेशन जो हुई है वो बताइए कि पहले बकरी ने उससे क्या पूछा, और व्हाट डिड द फॉक्स से इन रिप्लाई, और फिर लोमड़ी ने क्या जवाब दिया। व्हाई डिड द गॉड जंप इनटू द वेल, ठीक है, और बकरी ने कुएं में छलांग क्यों लगाई? बिकॉज जो क्यूनिंग फॉक्स थी उसने उसको अपनी बातों में लगा लिया और उसको कहा कि जनाब ये बड़ी प्लेजेंट जगह है और आप भी आओ और इन्जॉय करो, इस तरह से उसने भी छलांग लगा दी। थर्ड पैराग्राफ देखिए, वंस अ स्टैग वॉज ड्रिंकिंग अ स्ट्रीम, ही हैपन टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, ही वॉज प्लीज टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स। ठीक है, बट व्हेन ही सॉ हिज थिन लेग्स he felt sad as he thought they were ugly. Suddenly he saw a pack of hounds at a distance.
ही रैन फास्ट एज हिज लेग्स कुड हेल्प हिम, ठीक है। सून ही लेफ्ट हाउंड्स फार बिहाइंड, ही हैड टू पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट ऑफ बुशेस, ठीक है। हिज hands got caught in a bush, he tried hard to pull his hands out of it but all in vain, ठीक है। By now the hounds had come up, they fell upon him and tore him to pieces। इस पैराग्राफ में एक बारहसिंगा जो होता है उसके बारे में बताया गया है कि जनाब वो एक दफ़ा खड़ा था और पानी पी रहा था एक नदी या तालाब के किनारे पे, तो उसने उसमें अक्स देखा, तो उसको जो है अपने सींगों पर बड़ी नाज महसूस हुआ कि ये बड़े खूबसूरत हैं, और इसी तरह से उसकी जब नज़र पड़ी उसकी टांगों पर तो वो बड़ा मायूस सा हो गया कि ये तो बड़ी बदसूरत हैं। और इसी असना में क्या हुआ कि उसने एक पीछे से अपने एक शिकारी कुत्तों के एक झुंड की और गिरोह के आने की आवाज़ सुनी जो उसके पीछे दौड़ा आ रहा था। जब उसने ये देखा तो वो फिर भाग पड़ा, ठीक है। और जैसे ही वो भागता है, काफ़ी ज़्यादा देर भागने के बाद एक झाड़ी के अंदर उसके सींग फंस जाते हैं, वो उसके पीछे अपने आप को छुपाने लगता है। जैसे ही वो फंसता है वो उसको बहुत ज़्यादा अपने सींगों को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और शिकारी कुत्ते उसके सर पे आ पहुँचते हैं और उसको चीर फाड़ के खा जाते हैं, ठीक है। ये बताया गया। क्वेश्चन से देखिए, व्हाट वाज स्टैग डूइंग, वो वहाँ पे कर क्या रहा था, वो वहाँ पे पानी पी रहा था, ठीक है। या आप खुद ही बताएंगे कि क्या कर रहा था, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके। वाई डिड ही सी इन द वाटर, उसने पानी में देखा क्यों, उसने अपने सींगों को देखा जनाब, और उसके बाद अपनी लेग्स को देखा। थर्ड में देखिए, वाई वाज ही प्लीज्ड, वो खुश क्यों हुआ, टू सी द ब्यूटी ऑफ हिज हॉर्न्स, अपने सींगों की खूबसूरती को देख के बड़ा खुश हुआ, ठीक है। व्हाट मेड हिम सैड, और उसे गमज़दा किस चीज़ ने किया। व्हेन ही सा हिज लेग्स, हिज थिन लेग्स, ही फेल्ट सैड, उसने जो है ना अपने आप को गमज़दा महसूस किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाई डिड ही रन, वो दौड़ा किस लिए, बिकॉज हाउंड्स जो हैं वो शिकारी कुत्ते उसके पीछे दौड़ के चले आ रहे थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डिड हिज लेग्स हेल्प हिम, उसकी टांगों ने उसे दौड़ने में उसकी किस तरह से मदद की। टू रन फास्ट, तेज़ दौड़ने में उसकी टांगों ने, जो कि बदसूरत थी लेकिन फिर भी उसने उसकी मदद की। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने फर्स्टली जो है वो अपनी पोइम देखी, यूनिट नंबर 8 स्टॉपिंग बाय वुड्स, ठीक है। ऑन अ स्नोवी इवनिंग, एक सर्द या सर्द शाम को जो है तारीक जंगलात के करीब क़याम करने की, उसमें हमने उसकी ट्रांसलेशन की, एक्सप्लेनेशन की, उसके बाद उसकी समरी और उसकी वोकेबलरी के साथ साथ उसके आंसर क्वेश्चन देखे, और लास्ट में जो है वो हमने कंप्रीहेंशन पैराग्राफ जो हैं पैसेजेस वो किए, और कंप्रीहेंशन पैराग्राफ में हमने ये सॉल्व किए हैं 3, जो कि आपकी पीटीबी की बुक के अकॉर्डिंग है। सो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर इंशाल्लाह समझ आया होगा, और इसी के साथ आज का लेक्चर जो है हमारा ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।